नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 में कांग्रेस पार्टी को 10 साल तक जब भाजपा की सरकार रही है उसमें कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से संजो कर रखा है मनासा विधानसभा क्षेत्र में, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए किस प्रकार से तन मन धन से सहयोग कर कांग्रेस पार्टी को मनासा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा करके रखा है। एक ऐसी शख्सियत जो नाम की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है मंगेश संगई, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री है। आइए आज हम उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि वर्तमान वर्ष 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है उनको लेकर उनकी क्या राय है, उनकी क्या रणनीति है और उनकी क्या तैयारियां कांग्रेस और चुनाव को लेकर चल रही है। तो सबसे पहले तो संगई जी, आपका MP7 न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार, मैं भी आपका स्वागत करता हूं गोपाल दास जी, MP7 न्यूज़ चैनल का। आप सतत ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही संगई जी, एक ये है कि वर्तमान वर्ष अगर हम माने कि 2023 में जो कांग्रेस की जो क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, जो चुनाव होना है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी इस चुनाव को लेकर जितने संजीदा हैं और जितने मुस्तैदी से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को ने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा है जब हम काम पे नहीं लगे हों। आज बूथ लेवल से लेकर जो प्रदेश स्तर तक के नेता हैं सभी को कार्य विभाजन कर दिया गया है। सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। तैयारियां कमलनाथ जी की ये है कि अगली विधानसभा 2023 में हम लोग 160 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आज जनता की जो सारी समस्या हैं उसका बिल्कुल निश्चित रूप से समाधान कमलनाथ जी के हाथों से होने वाला है। साथ ही हम बात करें कि विगत 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जिसमें 15 या 16 माह जो कांग्रेस की सरकार रही है। जितने साल यहाँ पर लगभग मान के चले कि 10 साल से भी ज़्यादा भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज किया है, उस समय से लेकर आज दिवस तक आपने अपना सर्वस्व कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया है। तो आप क्या मानते हैं कि वर्तमान वर्ष 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें क्या पार्टी आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी? देखिए, ये मामला है, ये संगठन का है। अगर पार्टी मुझे योग्य उम्मीदवार समझेगी, जो मैंने विगत वर्षों में जो काम किए हैं, लगभग मैं 15 वर्षों से सक्रिय रहा हूँ। मैंने युवक कांग्रेस से लेकर आज प्रदेश महामंत्री तक के सारे पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और कार्यकर्ताओं के बीच जो मेरा सतत जाना आना है, उनके सुख दुख में जो हमेशा खड़ा हूँ, इन सब बातों को देखते हुए पार्टी निश्चित रूप से अपना एक मत रखते हुए मुझे अपने उम्मीदवार के रूप में निश्चित रूप से प्रस्तावित करेगी। साथ ही हम माने कि यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनसे जब हमने चर्चा करी थी तो उनका कहना है कि जो अभी वर्तमान में जो टिकट मांग रहे या बाहरी जो बता रहे हैं लोग, वो उनके विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं और चुनाव संचालक भी रहे हैं। तो उनका संकेत किस ओर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके कार्यकाल में शायद वो 85 से जो चुनाव लड़े, एक लंबा अरसे पहले जो चुनाव उनने लड़ा, और अभी पिछले 20 सालों से तो वो इस राजनीति में, मनासा की राजनीति में अभी तक कोई उनने इस बीच चुनाव नहीं लड़ा। जहाँ तक आपने बताया कि उनने प्रतिनिधि और संचालक की बात कही, तो निश्चित है मेरे पिताजी सन 85 में उनके चुनाव के संचालक रहे, चूँकि वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वरिष्ठ यहाँ के कांग्रेस जन में उन्हीं का नाम था। उनने गुटबाजी को छोड़ते हुए और जैसे ही जो प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया जी, उनका उनने भरपूर काम किया, संचालन किया चुनाव का, और वो चुनाव वो जीत के आए और सुंदरलाल जी पटवा के सामने वो जीत के आए। तो मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह उनने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, एक वरिष्ठ होने के नाते एक नए युवा को उनने लाने का प्रयास किया, ऐसा ही
हमारे सारे वरिष्ठों को सोचना चाहिए और उन्हें नए युवा को लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कांग्रेस में अधिक से अधिक युवा और नए कार्यकर्ता जुड़ें। ये भावना हर व्यक्ति में होना चाहिए। साथ ही हम बात करें कि लगभग 15-18 साल की जो कांग्रेस जो सरकार कांग्रेस जो बाहर है सरकार से, जो विपक्ष का काम कर रही है, तो 18 साल के इस कार्यकाल में मंगेश संघई के नेतृत्व में ही यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाई गई मनासा विधानसभा में। देखिए साहब, ये सभी काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और इसमें मुझे नेतृत्व करने का निश्चित रूप से मौका मिला। और जब जब मैंने नेतृत्व किया, हर पीड़ित की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी उसका हमने समय समय पर विरोध किया। हमने मीनाक्षी नटराजन जी की कई पदयात्राओं के माध्यम से किसानों की बात को उठाया। हमने आदिवासी के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके लिए धरना आंदोलन किया। हमने मनरेगा में काम मांगो अभियान के माध्यम से, जो हमारा प्रदेश कांग्रेस का एक प्रोग्राम था, हम लगभग 100 से 150 गाँवों में जाकर मज़दूरों को सहयोग करके उनकी डायरियों में नाम बढ़वाने का काम किया। हमने जो मोदी जी ने जो कहा था कि हम जब जीतेंगे तो काला धन लाएंगे और नहीं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, चौराहे पर खड़ा कर देना, इस तरह की जो उनने वक्तव्य दिए थे उसके खिलाफ ने जन वेदना शिविर का आयोजन किया। और जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, चाहे वो थाने से लेकर कोर्ट कचहरी और राजस्व की जो लड़ाइयाँ हैं, वो हम सतत लड़ते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा विभिन्न माध्यमों से हमने पैरवी करी है। अभी भदाना में मुझे आपको अभी मैं प्रशंसा करूंगा कि आप तुरंत वहाँ भदाना भी पहुँचे थे और आपने भदाना में जो एक कार्रवाई, एक मैं तो कहूँगा कि घोर अन्यायपूर्वक जो एक कार्रवाई हो रही थी कि जो ग्रामीण राजस्व की ज़मीनों पर विस्थापित होने के बाद सतत रह रहे हैं 40 से 70 साल पुराने, उन लोगों को वन विभाग की ज़मीन बताकर बेदखल किया जाने का जो काम, जो एक षड्यंत्र यहाँ हो रहा था, वो हम लोग पहुँचे। हमने जेसीबी को रुकवाया, आपका भी सहयोग उसमें हमको मिला। ऐसी रावलीगुड़ी में जो चीता प्रोजेक्ट के मामले में जब वहाँ जेसीबी चली, हम सारे कार्यकर्ता लोग मुझ समेत हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने उस कार्रवाई को रुकवाया। उसमें सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग हमें मिला। रामपुरा, रावलीगुड़ी, सभी जगह के लोगों ने इसमें सहयोग किया। ये जो आतंक चला रहा है भाजपा का, उसके खिलाफ हमने सतत लड़ाई लड़ी है और विपक्ष की भूमिका में जो काम मुझे मेरे पाती आया उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया है। ये मैं कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने में मेरा पूरा सहयोग रहा है। साथ ही हम बात करें कि मध्य प्रदेश में अभी जो कमलनाथ जी है वो पूरी तरह से रुद्र अवतार के रूप में वो चल रहे हैं कि वो कांग्रेस को किसी न किसी तरह से पुनः मध्य प्रदेश में उनकी सरकार का भी हो, ऐसा उनका सपना जो दिख रहा है, उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो दिख रही है। क्या लगता है कि वो आप जैसे युवाओं को अवसर देंगे? आपने रुद्र अवतार शब्द का उपयोग किया। मैं कहूँगा कि बजरंग बली के महाभक्त हमारे आदरणीय कमलनाथ जी निश्चित रूप से रुद्र अवतार के रूप में इस आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल होंगे और उसमें वो उन सभी योग्य उम्मीदवारों की ओर केंद्रित हैं कि जो जीतने की स्थितियों में हैं और वो जनता की सेवा करें और जनता जिसको चाहती है, जनता की जो आवाज़ है, उनके विभिन्न सर्वे के माध्यम से उनने इस चीज़ को निकाला है। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार की जो स्टडी जो कमलनाथ जी की और उनकी पूरी टीम की है, उसमें हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जोड़ी जिस ढंग से काम कर रही है वो 160 से ऊपर का आंकड़ा पूरा करेगी। इस बात में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। मध्य प्रदेश के जो आपके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ जी, अगर वो मनासा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को देखते हुए अगर आपको अपना घोषित प्रत्याशी नियुक्त करती है या मनोनीत करते हैं, तो आपकी मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मनासा विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने कई पहले इंटरव्यू में भी कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र इतने अधिक उद्यमी लोगों का ये क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों में एक ऊर्जा है, काम करने की ऊर्जा है। आज जो शासन प्रशासन से जो सहयोग मिला उसके अतिरिक्त भी
मनासा विधानसभा के लोगों ने न केवल मनासा विधानसभा में अपने उद्योग और अन्य व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाया है, बल्कि यहाँ से बाहर जाकर भी उनने व्यापार को बढ़ाया है। तो ऐसे उद्यमी लोगों का जो क्षेत्र हमारा मनासा है उसमें बहुत अधिक संभावना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विकास हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होना चाहिए कि चूँकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, 70% यहाँ किसान हैं, और किसानों की जब प्रगति होती है तो व्यापार की प्रगति होती है, और व्यापार की प्रगति होती है तो फिर सारी स्थितियाँ सुदृढ़ होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि कृषि प्रधान एग्रो इंडस्ट्रीज़ की यहाँ एक संभावना है, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो यहीं पर हमें कई तरह की सुविधाएं जो किसानों को मिलना चाहिए वो मिलेगी, और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो युवा अभी हमारे गुजरात और इधर के जो युवा हैं जो टावर के काम करने जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट में अभी मौत भी हुई थी, इस तरह उनको गुजरात कर्नाटक जाना पड़ता है। ये सारी संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक अच्छे उद्योग की, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग की एक आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। ये सारी प्राथमिकताएं होना चाहिए। जो मूलभूत सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो तो सरकार करती है, सड़क, बिजली, नल, पानी, ये सब चीज़ें तो होना ही हैं। और ये चीज़ें जो 60 सालों की सरकार लगभग कांग्रेस की रही है, ये मूलभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, ये कांग्रेस ने खड़ा कर चुकी थी। जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ पर कल कारखाने चालू हुए, भागड़ा नंगल जैसे बांध बने। तो ये विकास कार्य कांग्रेस ने किए हैं, उसी को आगे बढ़ाना है और उसी प्रथा पर हमने चलना है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी विकास हो। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही हम बात करें वर्तमान में यहाँ के जो विधायक हैं अनिरुद्ध माधव मारू, उनको यहाँ विकास का पहिया बोला जाता है। आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में, जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा, क्या मनासा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? मैंने इस बारे में कभी कहा था तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ भी हुई कि शायद उनका कहना था कि मुझे दिखता नहीं है विकास कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात को, पर विकास वाकई नहीं दिख रहा। अगर विकास दिखता होता तो आज जो जगह जगह पर समस्याएं हैं, मैं कहता हूँ विकास तब दिखता जब उनने आज से 2 साल पहले एक जेसीबी के माध्यम से एक गर्भवती महिला को निकाला था, और उनने कहा था ये पुलिया की वजह से, कंजाला पठार की तरफ हम जाते हैं, 7 पुलियाओं का काम है। वो विगत उनके कार्यकाल के प्रारंभ से ही ये काम हो चुका था, टेंडर हो चुके थे। वो काम आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये बारिश के टाइम पे कुछ छोटे मोटे पाइप डालकर उसमें तीसरी की जा रही है। तो विकास इसको नहीं कहते। मेरा कहना है विकास वो होता है जो दिखता है। और हम कहें कि हमने ये योजनाएं लिया है, वो योजनाएं लिया है, तो ये योजनाएं तो सब कांग्रेस के ज़माने से ही चालू है। मैंने हमेशा कहा है कि जो इरिगेशन की बड़ी योजनाएं हैं, ये हमारे सांसद मीनाक्षी नटराजन जी के टाइम पर है, आज भी यही कहूँगा। और वो काम कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद उसमें प्रगति आई। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड था वो मिलने के बाद वो काम चालू हुआ। नहीं तो आपने देखा होगा कि वो सैंक्शन होने के बावजूद भी ठंडी अवस्थे में पड़ी हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि विकास बोलने से नहीं होता, विकास दिखाई देना चाहिए, विकास का अनुभव होना चाहिए, जनता को कहना चाहिए कि हाँ विकास हुआ है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है, उसको ढूंढना होगा। साथ ही हम बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में जो एक आदिवासी व्यक्ति के साथ में घटना घटी है, आपको कैसा लगता है? क्या देखा आपने? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी घटना आपने, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से जो इस देश पर शासन किया, आपने देखा होगा कि आदिवासियों का तो उन्होंने उत्थान के लिए योजनाएं बनाई। आदिवासी क्षेत्र को आज आप देखेंगे कि वो क्षेत्र इतने अधिक विकसित हो गए हैं कि आदिवासी वहाँ रहना चाहता है। पहले आदिवासी काम धंधा मांगने के लिए हमारे क्षेत्रों में आते थे, पर आज आदिवासियों को वहाँ इतना अधिक रोजगार के अवसर और इतनी सुविधाएं वहाँ दे दी गई हैं कि वो वहीं रहना चाहते हैं। ये सब कांग्रेस के ज़माने में हुआ। और उन्हीं आदिवासियों के साथ जो अत्याचार आपने जो जिक्र किया, इस तरह की जो घटना होती है, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कहीं न कहीं भाजपा का अहंकार
और भाजपा किस दृष्टिकोण से समाज को देखती है ये बात परिलक्षित होती है। आप ये मानें कि भाजपा का नज़रिया हमेशा बांटने का रहा है। कभी वो हिंदू मुस्लिम को बांटती है, कभी अगड़े पिछड़े को बांटती है, कभी आदिवासियों से दूसरों को लड़वाती है। ये उसी की परिणति है कि उनकी मन की भावना यहाँ पर परिलक्षित हुई कि वो आदिवासियों को क्या मानते हैं, उनके साथ कितना अत्याचार करते हैं। इस बात को जनता को, आम जनता को भी समझना होगा और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश में जनता इनसे नाराज़ है और सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। साथ ही हम बात करें कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाटा है, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वो यहाँ के स्थानीय है और कांग्रेस के जो दावेदार है वो उनको बाहरी बता रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के दावेदार को भारी बता रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि मैं मानता हूँ कि स्थानीय व्यक्ति की यहाँ एक जो आवाज़ है और आप विभिन्न कार्यक्रमों में ये आवाज़ स्वप्रेरणा से निकल के आई कि एक स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, जो तुरंत जनता के बीच में उपस्थित हो सके, ऐसे व्यक्ति की यहाँ एक दरकार है और ये एक भावना है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने भी इस बात को प्रमुखता से कहा है, कई बार कहा है उनने, और कई इंटरव्यूज़ में उनने कहा है, कई कॉन्फ्रेंसेस में उनने कहा है कि स्थानीय उम्मीदवार दिया जाएगा। कारण उसका एकमात्र ये है कि लोगों में ये एक भावना है कि स्थानीय जो व्यक्ति होता है, चूँकि वो सतत वहाँ रहता है और वो किसी न किसी माध्यम से वो उसकी एक पकड़ होती है और वो पकड़ की वजह से जो आदमी उसको नहीं भी जानता है तो वो किसी अन्य माध्यम से उनको वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो इजीली अप्रोचेबल जिसको हम कहते हैं, तो इजीली अप्रोचेबल व्यक्ति स्थानीय होता है। इस बात को भलीभांति कमलनाथ जी ने समझा है और इसी वजह से उनने इसको कहा है कि वो स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। और मेरा भी अभिमत यही है कि स्थानीय व्यक्ति को न केवल मनासा बल्कि नीमच, जावद, मंदसौर सभी जगह और पूरे प्रदेश में स्थानीय व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए ताकि वहाँ लीडरशिप भी डेवलप हो और वहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, जो एक संपर्क की जो स्थितियाँ होती वो बढ़ेगी और कांग्रेस को लाभ होगा।